हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर लाइट जो चैप्टर था उसके बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी जो वीडियोज जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं इसके अंदर। और बात करते हैं अपन आज की जो वीडियो है वो हमारी रहेगी रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। यहां पर हम बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, वास्तव में रिफ्लेक्शन क्या चीज है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मान लो ये कोई मीडियम है। बात करते हैं अपने डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपन हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कोई मान लो ये कोई मीडियम है और यहां पर मैं बात करूं इस मीडियम में ये वाले जो नीचे का जो चीज है ये मान लो वाटर है। क्या है? वाटर है। क्लियर है सभी को? ये चीज वाटर है। ठीक है, अब वाटर है तो उसके ऊपर की जो चीज है यहां वाली वो चीज है, इसको मान लेता हूं मैं एयर, वायु मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? वायु। ठीक है, और यहां जो है वो क्या है? पानी है, यानी कि वाटर है। तो आप एक चीज यहां पर ये देखिए कि एयर और पानी इन दोनों में पहले तो ये बात कीजिए कि ये मीडियम कैसे हैं, माध्यम किस प्रकार के हैं। देखो, माध्यम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि माध्यम क्या है। इसको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। मीडियम, मीडियम। तो ये माध्यम क्या चीज है? तो हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि यार माध्यम क्या चीज है। तो माध्यम किसे कहेंगे? पहली बात तो ये याद रखें, माध्यम एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। तो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो माध्यम क्या एक प्रकार का पदार्थ है या एक भौतिक अवस्था है। अपन इसको भौतिक अवस्था भी मान सकते हैं एक तरीके से। एक प्रकार की पदार्थ की क्या है? भौतिक अवस्था है। ठीक है, पदार्थ भी आप इसको मान सकते हो। तो भौतिक अवस्था है जिसमें से प्रकाश जो है, प्रकाश या तो अधिकांश तक उड़ जाएगा, अधिकांश तक, अधिकांश तक मतलब लगभग लगभग मान सकते हो आप, अधिकांश तक गुजर जाता है, गुजर जाता है। मतलब लगभग या तो प्रकाश उस माध्यम के अंदर से क्या हो जाए? लगभग गुजर जाए, या फिर उसमें से आंशिक गुजरता है। क्या गुजरता है? आंशिक, यानी कि प्रकाश का बहुत ही कम जो है, प्रकाश की मात्रा जो बहुत ही कम गुजरती है, तो वो माध्यम कहलाता है। तो एक प्रकार का फिजिकल स्टेट है ये, पदार्थ है एक प्रकार का जिसके अंदर से प्रकाश या तो लगभग गुजर जाए, लगभग अधिकांश तक गुजर जाता है, या फिर बहुत ही कम प्रकाश क्या होता है उसके अंदर से गुजर पाता है। क्लियर हो गई बात सभी को? तो ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है कि माध्यम वास्तव में क्या होता है। देखिए, कई चीजें अगर प्रकाश अधिकांश तक गुजर जाए, लगभग गुजर जाए, तो इस प्रकार के मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम। वही बात करूं मैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा साइड में ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर दो प्रकार के माध्यम, यहां पर तीन प्रकार के माध्यम की बात करता हूं मैं। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसको बोलते हैं। एक माध्यम होता है पारदर्शी माध्यम। देखो, पारदर्शी का मतलब है जिसके अंदर से प्रकाश पूरा का पूरा गुजर जाए। जैसे आपने कांच देखा होगा, अब कांच के अंदर से जब आप प्रकाश गुजारते हो तो लगभग लगभग प्रकाश इसके अंदर से क्या हो जाता है? गुजर जाता है। तो उस प्रकार के माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होगा? जिसमें से प्रकाश लगभग क्या हो जाए? गुजर जाता है। सेकंड की बात करें तो वो होता है यहां पर अपारदर्शी। अपारदर्शी, देखो, अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसके अंदर से प्रकाश बिल्कुल भी ना गुजर सके। बिल्कुल भी अगर प्रकाश नहीं गुजर सकता है तो वो कहलाता है अपारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें यहां पर अपारदर्शी की, जैसे मान लो एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर से आपने किसी भी प्रकाश सोर्स को रख रखा है तो उससे प्रकाश क्या होगा? बाहर से नहीं जा सकता है। तो अपारदर्शी वस्तु है या फिर अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिसमें से प्रकाश बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकता? गुजर नहीं सकता है, तो वो कहलाता है अपारदर्शी। इज इट क्लियर? चलिए, ठीक है, अपनी ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी क्या है? अपारदर्शी है, जिसके अंदर से प्रकाश सोर्स अगर गुजारोगे आप तो उसके अंदर से नहीं गुजर सकता है। तो ये क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि सामने से कोई भी लाइट का सोर्स होता है, जैसे ही हमारे बॉडी के ऊपर गिरता है तो हमारी जो जस्ट जो पीछे जो है कोई भी पर्दा अगर होगा तो उसके ऊपर क्या बन जाता है? हमारा इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है? अपारदर्शी हैं। अगर हम अपारदर्शी नहीं होते तो हमारे अंदर से प्रकाश किरणें गुजर सकती थी और सामने परछाई भी नहीं बनती। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अपारदर्शी वस्तु वो होती है जिनके अंदर से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजरता है। चलिए, थर्ड बात करते हैं पारभाषी की। किसकी बात करते हैं? पारभाषी। देखिए, पारभाषी क्या मतलब है यहां पर? पारभाषी का मतलब यहां पर है जिसमें से प्रकाश गुजरता तो है पर बहुत ही कम गुजरता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक घिसे हुए कांच की बात करते हैं, जैसे आपने मोबाइल स्क्रीन देखी होगी या फिर अदर कोई ऐसी डिवाइस देखी होगी जिसके ऊपर कांच लगा होता है, ग्लास लगा होता है। तो आप देखना कि जब वो घिस जाता है तो उसके अंदर से लाइटनिंग जो है, जो अंदर से जो प्रकाश आ रहा है, उसको क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक तो आप मोबाइल स्क्रीन आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आजकल जो मोबाइल का जो सिस्टम चल रहा है, 21वीं सेंचुरी जो है, शताब्दी जो है, उसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो मोबाइल ही है, क्योंकि आप इस तरीके के एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। तो जब क्या होता है कि प्रकाश जो मोबाइल की जो स्क्रीन है, धीरे धीरे कई दिनों के बाद में जब वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी रफ हो जाती है, ठीक है, घिस जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उससे जो लाइटनिंग जो आ रही है, प्रकाश जो आ रहा है उसके अंदर से, वो क्या होता है, कम गुजरता है, जिसके कारण से हमें साफ दिखाई नहीं देता है। और वही बात करें, अगर उसके ऊपर बढ़िया तरीके का ग्लास, अगर न्यू ग्लास लगाया जाए, तो उससे प्रकाश क्या होता है, ज्यादा प्रॉपर तरीके से आता है। तो इसका मतलब यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि पारभासी वस्तुएं वे होती है, जैसे घिसा हुआ कांच मान सकते हो आप फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो पारभासी वस्तुएं वो होती है जिनके अंदर से प्रकाश बहुत ही कम गुजरता है। कैसा गुजरता है, बहुत ही कम गुजरता है, तो वो कहलाती है पारदर्शी। जैसे आपने देखा होगा, एक कागज है, ठीक है, कागज के आप ऑयल लगा करके, ठीक है, उसको बाद में उसके अंदर से प्रकाश सोर्स से निकालते हो, तो उसके अंदर से प्रकाश भी क्या दिखाई देता है, कम गुजरता हुआ दिखाई देता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक फंडामेंटल के रूप में याद रखनी है। क्लियर हो गई? तो मेरा मकसद यहां पर क्या था, मेरा मकसद यहां पर था कि वायु और पानी, यहां पर दोनों ही माध्यम है, एक वायु है और एक क्या है, पानी है। देखिए वायु और पानी जो है, इसके अंदर से एक मीडियम है डेंसर। कौन सा है, डेंसर, और एक है रेयर। डेंसर का मतलब यहां पर सघन होता है, और रेयर का मतलब क्या होता है, विरल। तो यहां पर पानी जो है वो सघन है, और बात करें किसकी, वायु की, तो वायु क्या है, विरल है, जिसको इंग्लिश में अपन रेयर बोलते हैं। और बात ये रहती है कि यार रेयल, सघन और विरल ये क्या चीजें हैं। देखिए यहां पर आपको कुछ याद नहीं रखना है। कणों की जो मात्रा जो है, उसके अकॉर्डिंग हम रेयर और उसको डेंसर को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कणों के मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप कणों को अंदर डालोगे या फिर और सिस्टम है। देखो किसी भी मीडियम के अंदर अगर कणों की संख्या ज्यादा है तो वो डेंसर है, यानी कि वो सघन है। क्लियर है? और अगर कणों की संख्या कम है तो वो क्या है, रेयर है, यानी कि विरल है। आपको बस इतना याद रखना है कि यार जिसमें ज्यादा कण होंगे वो क्या होंगे, डेंसर होगा, और जिसमें कणों की संख्या कम होगी वो क्या होगा, वो क्या होगा, रेयर होगा, विरल होगा। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि इन दोनों में से डेंसर कौन सा है। क्योंकि अगर बात करें वायु की, बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए रटने की कहीं जरूरत नहीं है। वायु की बात करूं तो वायु एक प्रकार की क्या है, गैस है, ये तो आपको रिमेंबर है, गैस है। और वही बात करूं पानी की तो ये क्या है, लिक्विड, द्रव है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि द्रव और गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, ये पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में आपने जिक्र किया होगा और आप जानते भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीजें पता भी होंगी। तो अगर आपको वो 2 स्टेट अगर पता नहीं है, पदार्थ की 5 अवस्थाओं में से 2 की पता नहीं है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस का अगर पता है, तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो द्रव और जो गैस है, लिक्विड और जो गैस है, इसके अंदर से कणों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है। देखिए केमिकल जो केमिस्ट्री जो है, जब मैं ये स्टार्ट करूंगा यहां पर, तो मैं आपको एकदम छोटे बारीक तरीके से, एकदम लो लेवल से उठा के आपको चलूंगा। ठीक है। तो वहां पर मैं बात करता हूं, अगर द्रव्य की बात करें, गैस की बात करें, तो आप ये देखना कि द्रव्य के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कण क्या होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं। कणों की संख्या जो है वो पर वॉल्यूम, यानी कि प्रति आयतन क्या होती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो कणों की संख्या यहां ज्यादा है, पर गैस के अंदर कणों की संख्या क्या है, दूर दूर है। समझ रहे हो क्या, कणों की संख्या दूर दूर है, कण दूर दूर है, और गैस के अंदर क्या है, कण पास पास है। तो अगर कण पास पास हैं पर वॉल्यूम अगर कणों की संख्या ज्यादा है, प्रति एक आयतन अगर कणों की संख्या ज्यादा है, तो वो क्या होगा, डेंसर होगा। और अगर कणों की संख्या कम है पर यूनिट अगर बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। तो याद रखें, कण अगर पास पास है जिस मीडियम में, तो वो डेंसर है, और जिसके मीडियम के अंदर कण दूर दूर है वो क्या है, रेयर है। आई थिंक आपको ये चीज पता चल गई होगी। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, मेरा कंसेप्ट आपके पास ये रहेगा कि एक चीज और बता देता हूं, मैं सघन के बारे में बताता हूं। सघन विमाध्यम सघन है, तो आपको पता है कणों की संख्या क्या ज्यादा है, कण क्या है, पास पास है। ऐसा माध्यम जिसमें कण क्या हो, पास पास हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। अब यहां पर ये बात रहती है कि यार डेंसर है तो इसका लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइट पर ये इफेक्ट पड़ता है कि आपको ये चीज तो रिमेंबर है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, पर अगर मान लो कणों की संख्या ही ज्यादा है, बीच में रुकावट, अवरोध ज्यादा है, तो प्रकाश की स्पीड जो है वो तो पता ही है कम हो जाने वाली है।
ठीक है, क्योंकि प्रकाश की नेचर है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सरल रेखा में गति करता है। अगर उसके बीच में कोई रुकावट आती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां बात यही है कि अगर बात करूं मैं सघन में, तो सघन में कण पास पास है, अगर कण पास पास है तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल है, वो क्या हो जाएगी, कम। प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो जो प्रकाश की जो किरण आ रही है सघन माध्यम में, विरल से किस में आ रही है, जैसे वायु के अंदर वायु से किस में आ रही है, पानी में आ रही है, यानी कि विरल से सघन में आ रही है। तो प्रकाश की किरण आपको पता है कि जब विरल से सघन में आएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होगी तो वो किरण जो आ रही है वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, अभिलंब की तरफ बेंड हो जाएगी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा भी। एक चीज आप ध्यान से रखें कि अगर सघन माध्यम की बात कर रहा हूं तो वहां पर कणों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, पास पास कण होंगे। और विरल की बात करूंगा तो वहां पर कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। चलिए देखता हूं मैं, यहां पर आपको बताता हूं मैं। अगर विरल है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, तो इसके अंदर कण क्या होंगे, दूर दूर। कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे। क्लियर है। तो बात करता हूं, अगर मैं डेंसर और रेयर के एग्जांपल की बात करूं तो आप निश्चित तौर पर आप बता सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, कांच की बात करूं, एक कांच मीडियम है, और दूसरे की बात करूं मैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस, कुछ भी बात कर सकता हूं मैं, गैस की बात कर लूं, वायु की बात कर लूं। ठीक है, गैस की जगह मैं किसकी बात कर लूं, वायु की बात कर लूं। आप इन दोनों में डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है, सघन कौन सा है, विरल कौन सा है, ये आप डेफिनेटली बता सकते हो। क्योंकि कांच के अंदर क्या, कांच एक सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास पास ज्यादा होते हैं। भाई गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ये बता दोगे कि सर जो कांच जो है वो क्या है, डेंसर है, सघन है, और गैस यहाँ पर या वायु जो है वो यहाँ पर क्या है, विरल है। तो आई थिंक ये चीजें आपको भी पता चल गई होंगी। क्लियर है। देखो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी हैं, पर उनको कई बार क्या होता है कि वो एक अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि यार ये चीजें तो रटनी पड़ेगी। देखिए साइंस के अंदर ऐसा कोई फंडा नहीं होता जिसके अंदर कुछ रटना पड़े। ठीक है, हाँ बहुत सारी चीजें जैसे यूनिट वगैरह है, कुछ है, तो उनको देखो अलग सेंस होता है, बट अदरवाइज अगर देखें, कंसेप्चुअल चीजें देखें, तो उनको रटने की कहीं जरूरत नहीं है। आप अगर माइंडली, अगर फिजिकली और मेंटली अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको साइंस सीखने से या साइंस पढ़ने से रोक सके। बस आपका एक माइंड का जो आईक्यू लेवल जो है वो आपका देखो एक पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना है कि बाकी तो हमसे होशियार हैं और हम यहाँ पर कमजोर हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। सभी के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, यूनिक क्वालिटी सभी के अंदर होती है। तो आपको इन नेगेटिव चीजों को दूर करते हुए, नेगेटिव चीजों को सभी को दूर करते हुए आपको एक पॉजिटिव वे में जाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि यार डेंसर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप इससे हजारों एग्जांपल बता सकते हो, हजारों एग्जांपल आप बता सकते हो कि यार सघन कौन सा है, विरल कौन सा है। क्लियर हो चुकी है बातें कि सघन कौन सा है, विरल कौन सा है, यह आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, जैसे लकड़ी का टुकड़ा ले लिया एक, ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा लिया। अब लकड़ी के टुकड़े में तो क्या है, अपारदर्शी, तो वहां पर ये मीडियम जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर से प्रकाश यार गुजरना चाहिए, आप अपारदर्शी चीजों को नहीं ले सकते हो। क्लियर हो चुकी है बातें। ठीक है, सघन और विरल में प्रकाश जाना चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर मैं बात करूं, मान लो एक चीज मैं बात करूं, अगर किसी और लिक्विड की बात करूं, दूसरी चीज की बात करूं, लिक्विड की लूं, एक गैस को लूं, तो आपको पता चल जाता है कि यार कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है। ठीक है, क्लियर हो चुकी है बातें। तो याद रखें कि अगर कण दूर दूर है तो उनके मार्ग में रुकावट भी क्या आएगी, कम आएगी। प्रकाश की जो किरण है, रे जो है, वो अगर मूव करती है उस माध्यम में से, रेयर माध्यम में से, विरल माध्यम में से, तो उसके मार्ग में रुकावट कम आती है। तो बेटा रुकावट कम आएगी तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड जो है, प्रकाश की स्पीड जो वो कम नहीं होगी, प्रकाश की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है, तो रेट वाले तो एक अपने आप में स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको एक बेसिक फंडे से यूज करना है, आपको एक हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंडली प्रिपेयर रहें, अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करें। अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप एग्जाम में अच्छा करके भी आओगे। ठीक है, तो यहां पर आई थिंक किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी।
ठीक है, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बता रहा हूं, बस जो इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनके बारे में डिस्कस करता जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा अपने टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक जो हमारा है, एक बेसिक फंडामेंटल जो फीचर था वो मैंने आपके सामने रखा। बात करता हूं मैं अपवर्तन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग चीजें। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। क्लियर है? चलिए, अपवर्तन किसे कहते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहां पर इसके नीचे जो है ये वाला, यहां है वाटर, येलो वाटर। जो मैं पहले बताना चाहता था वो मैं अब यहां पर बताऊंगा आपको, क्योंकि वहां पर बेसिक फंडामेंटल चीजें मुझे बतानी जरूरी थी। ठीक है, और वही बात करें ऊपर वाले की, बात करें यहां पर, तो ये क्या है, वायु है। ये वायु है और यहां पर क्या है, ये जल है। तो आप बता सकते हो ना सभी कि इन दोनों में से डेंसर कौन सा है, सघन कौन सा है और विरल कौन सा है। तो आपका आंसर आएगा यस यस यस, सही आंसर बता रहे हो आप, ये सघन है और ये कौन सा है, विरल है। इज इट क्लियर? चलिए, ये विरल है। इन दोनों की कंपैरिजन में अगर देखूं तो वो विरल जा रहा है और ये सघन जा रहा है। ठीक है, चलिए, अगर मान लो कोई भी लाइट सोर्स है यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, मान लो प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस माध्यम में चल के, माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर क्या है, 2 है। क्योंकि दोनों माध्यम अलग अलग है, ये वायु है और ये जल है, तो माध्यम नंबर 1 मान ले, उसको माध्यम नंबर 2 मान ले। ठीक है, चलिए, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, यहां से प्रकाश की किरण मान लो एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है, ये पृथककारी पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ जिसको मान सकते हो आप, या मैं इसको बोल सकता हूं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ, आप इसको अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो। पृथककारी पृष्ठ का मतलब है ये दो माध्यम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसके ऊपर वाला अलग मीडियम और इसके नीचे का मीडियम क्या है, अलग है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, देखो इस माध्यम से इस माध्यम में जाती है, इस माध्यम की सरफेस पर क्या करती है, टकराती है, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहां पर मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको, थोड़ा सा इत्मीनान करके आप देखिए। देखिए, यहां से ये होता है नॉर्मल, अभिलंब जिसको आप बोलते हो। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की जो किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण जैसे इस पृथककारी पृष्ठ पर गिरेगी, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अगर विरल से सघन में जाती है तो आपको पता है कि प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की चाल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये जो किरण जो है वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। किसकी तरफ अपवर्तित हो जाएगी, अभिलंब की तरफ। अब मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं, अपवर्तित नाम क्यों बोल रहा हूं, आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि आप वहां तो बोल रहे थे परावर्तित और यहां पर क्यों बोल रहे हो अपवर्तित। तो यहां का मतलब यही है कि अपवर्तित का मतलब ये मीडियम दूसरे मीडियम में प्रवेश कर चुकी है और वहां पर उसी मीडियम से वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, तो ये दूसरे मीडियम में घुस चुकी है, इसलिए मैं इसको अपवर्तित बोल रहा हूं। अपने मार्ग से हट रही है, विचलित हो रही है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो जब कोई भी प्रकाश की किरण है क्या होती है, दूसरे माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर गिरती है, तो वो किरण क्या होती है, अपने मार्ग से, या फिर ऐसे मान सकते हो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश तो करेगी अपवर्तन में निश्चित तौर पर, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, कैसे विचलित हो गई, आप ये जानते हो कि इसको जाना चाहिए था इधर, ये जाना चाहिए था पप्पू के घर, ये चली गई किसके घर, किसके घर चली गई, चंपू के घर चली गई। ठीक है ना, ये मान लेना, जाना चाहिए था इसको पप्पू के घर, चली गई इसे चंपू के घर, इसका मतलब इसने अपने मार्ग को क्या कर लिया है, बदल लिया है। अब ये बदलना भी दो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि यार ये मार्ग यहां क्यों आया, ये अभिलंब की ओर ही क्यों झुकी है, अभिलंब से दूर भी तो जा सकती थी। इसके पीछे रीजन यही है कि ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो क्या हो जाती है, उसकी स्पीड, प्रकाश की चाल कम हो जाती है और अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये झुक जाती है। क्लियर होगी बात? तो एक चीज आप याद रखेंगे, अपवर्तन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप याद रखना चाहो तो ये जो किरण जो है, जो इस सरफेस पे गिर रही है, ये कौन सी है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाली जो किरण आपको दिख रही है, इसको हम परावर्तित ना बोल करके इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर अपवर्तित बोलेंगे। बेटा पीछे वाला कंसेप्ट जो वो अलग है थोड़ा सा, और ये वाला कंसेप्ट अलग है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, और ये आपको सभी को पता ही है, इससे आप तो बखूबी परिचित हो। इसको अपन बोलते हैं अभिलंब, एक काल्पनिक रेखा है। क्लियर है बात सभी को?
तो अपवर्तन की डेफिनेशन यहां पर क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है। देखो यहां जाना चाहिए था, यहां जा रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है। मेरे शब्दों पर गौर करना, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है या विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। अब कंडीशन मेरी यहां पर ये रहती है कि जब प्रकाश की किरण, याद रखें कंडीशन है ये, कंडीशन क्या है, जो याद रखने वाली जो कंडीशन है आपके लिए वो है कि जब प्रकाश किरण कहां से जाती है, सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी। सघन से कहां जा रही है प्रकाश किरण, विरल में जाती है। तो याद रखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, क्या बेटा, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अविलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो याद रखें अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी, अविलंब से दूर चली जाएगी, दूर चली जाती है, दूर चली जाती है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब विरल से सघन में आती है, कहां से आती है, विरल से सघन में। देखो ये उल्टा है, मैंने उल्टा बताया वहां पर। अगर विरल से सघन में आएगी तो आपको पता है विलंब की ओर झुकेगी, और ये कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अविलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी, अविलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। इसका रिवर्स हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए आप यहां पर। देखो रटो मत, मैं हर बार बोलता हूं आपको रटने की कहीं जरूरत नहीं है, और रटोगे तो देखो हर चीजें आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो यहां पर मैं लिख दूं, चलिए कहां लिखूं मैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं इसको, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन आप याद रखोगे, जब प्रकाश किरण विरल से किस में जाती है, सघन में जाती है। तो आपको पता है विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की चाल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रकाश की चाल, क्योंकि सघन में कण ज्यादा है, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर प्रकाश की चाल कम होगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाती है, तरफ झुकेगी, अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुकेगी। कौन, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। यहां तक बताओ किस किस को डाउट है, जिसको भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का, हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपवर्तन वाला सिस्टम जो है वो लगभग क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहां पर अपवर्तन की डेफिनेशन के बारे में आपको क्लियरली मैंने बता दिया है, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, ये भी मैंने बता दिया है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको नियम भी बता देता हूं कि कौन सा नियम कहां पर काम कर रहा है। एक बात यहां पर देखिए, आपने ये देखा होगा कि अविलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और वहीं ये अपवर्तित किरण और ये अविलंब है, इन दोनों के बीच का कोण होता है अपवर्तन कोण, एंगल आर, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है बात। तो आर क्या है, अपवर्तन कोण है, मैं लिख देता हूं यहां पर कोण आर, कोण आई इक्वल क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, और यहां पर कोण आर जो है वो क्या है, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण, कुछ भी मान सकते हो आप इसको। चलिए ये दोनों चीजें क्लियर है आप सभी को। चलिए अब देखिए यहां पर, अब मैं कुछ नियम बता देता हूं इसके, अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन नियम। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट जो रूल है वो आपके सामने डिस्कस भी करूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट यहां पर है और कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। नियम बताता है, ये वाली कौन सी किरण, आप सभी बता दो कि ये तो कौन सी किरण है, यहां पर बता दोगे ना, ये बताओगे, आप बोलोगे कि ये तो आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, और ये वाली कौन सी किरण है, ये वाली कौन सी किरण है, ये वाला है अविलंब। देखो तीनों का प्लेन जो है, तीनों का तल जो है वो क्या है, एक ही है, एक ही तल से निकल रहा है सभी। क्लियर है बात सभी को। तो आप बोल देना, क्या बोलोगे कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, कौमा परावर्तित, सॉरी अपवर्तित किरण,
वर्तित किरण और क्या है, अविलंब। ये देखो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन से निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं? एक ही प्लेन से निकल रहे हैं। ये चीज याद रखें, अपवर्तित किरण व अविलंब नॉर्मल जिसको अपन बोलते हैं, तीनों का एक ही तल होता है, एक तल होता है। तीनों का तल क्या है? एक होता है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड रूल की। देखो सेकंड रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सेकंड रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सेकंड रूल क्या बताता है? सेकंड रूल ये बताता है, सेकंड रूल कि साइन आई जो है आपतन कोण की ज्या। आप पता है कि साइन क्या होता है? और देखो पर्टिकुलर प्रकाश की किरण के लिए या प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए ये क्या होता है? अलग अलग होता है, कांस्टेंट होता है ये चीजें। तो याद रखें साइन आई आपतन कोण की ज्या। आई का मतलब क्या? आपतन कोण, और साइन को क्या बोलेंगे? ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या, इन दोनों का जो अनुपात जो है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब यहां पर है स्थिर, या इन दोनों का अनुपात हमेशा स्थिरांक के बराबर होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सेकंड रूल है। और सेकंड रूल को ही हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या, कौन सा नियम बोलते हैं? स्नेल नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल नियम बोलते हैं। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में भी कि अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए अपवर्तन के सेकंड रूल को ही हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो आई थिंक आपको ये पूरी की पूरी चीजें क्या हो चुकी हैं? क्लियर हो चुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, जिससे आपके जो छोटे भाई बहन जो है वो अदर जो है, जो स्टूडेंट है जिनके पास इतनी ज्यादा फीस नहीं है कि वो मतलब बड़ी भारी फीस दे करके किसी कोचिंग संस्थान में कोचिंग कर सके, तो उनके साथ अगर ये वीडियो जाएगा या फिर उनके पास अगर आप कुछ भी लिंक वगैरह शेयर करोगे तो क्या होगा? उनको भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप उनके लिए एक अच्छा काम करोगे तो वो आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा और अच्छे तरीके से आपको वो चीजें दोबारा बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।